प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारतीय संघवाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारतीय संघवाद का अर्थ, भारतीय संघवाद के विषय में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाएं, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, भारतीय संघवाद के लक्षण, इंडियन फेडरलिज्म, इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, इट्स फीचर्स। तो आज के इस लेक्चर में आइए हम डिस्कस करते हैं भारतीय संघवाद के बारे में। भारतीय संघवाद संवैधानिक शासन संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत भिन्न राज्य एक संविदा अथवा समझौते के द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं। संघवाद में शक्तियों का विभाजन संघ व राज्य सरकारों के मध्य उनके संविधान में लिखित होता है, जो संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। सामान्यतः संघ सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र विस्तार अधिक व संघीय महत्व का होने के कारण राज्य सरकारें और संघीय इकाइयाँ असमर्थ होती हैं। इन कार्यों के संचालन के लिए संघीय इकाइयाँ संघ सरकार को अपनी राजनीतिक शक्तियों का एक निश्चित भाग प्रदान करती हैं। अन्य सभी विषयों में इकाइयाँ स्वतः कार्यभार वहन करती हैं और उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेती हैं। संघवाद के बहुत सारे उदाहरण हैं और जिनमें आदर्श उदाहरण अगर हम देखें तो अमेरिकन संघवाद है, कनाडा का संघवाद, जर्मनी का संघवाद, ऑस्ट्रेलिया का संघवाद इत्यादि। तो ये एक संघवाद के विषय में छोटा सा परिचय था जिसके बारे में आपको बताया गया कि संघवाद क्या है। भारत में संघवाद किस तरह का है हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संघवाद का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, जो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यानी भारत एक राज्यों का संघ नहीं बल्कि एक प्रकार से संग्रह है। भारत इस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेरिका के जो राज्य हैं 50 राज्य, उस तरह का फेडरेशन नहीं है। उनका अलग संविधान है, अलग उनकी सुप्रीम कोर्ट है, अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में ना संविधान है, ना अलग सुप्रीम कोर्ट है, ना नागरिकता है। तो एक प्रकार से भारतीय संघ की जो इकाइयाँ हैं, प्रदेश हैं, वो संघ का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संघ एक संघीय राज्य है, लेकिन संघ की इकाइयों का मिलन किसी समझौते का परिणाम नहीं और न ही संघ की इकाइयाँ संघ से अलग होने का अधिकार रखती। भारतीय संघ की इकाइयाँ न तो अमेरिकन संघ की इकाइयों की तरह अलग संविधान बना सकती और न ही संघीय इकाई नागरिकता प्रदान कर सकती है, और न भारत में अमेरिकन इकाइयों की तरह इकाइयों या राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में संघ सरकार और राज्य सरकारों में शक्ति विभाजन किया गया, डिवीजन ऑफ पावर किया गया। हालांकि केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करती है। इसी को संघवाद कहा गया है। ये भारतीय संघवाद का एक चित्र दिखाया गया सिंबल के तौर पर। केंद्र और राज्यों का आपस में एक समन्वय है, सहयोगी है। भारतीय संघवाद को एक सहकारी या सहयोगी संघवाद कहा जाता है, क्योंकि राज्य जो है या संघीय इकाइयाँ हैं वो मिलकर के केंद्र सरकार के साथ भारतीय सरकार के विकास में, भारत के लोगों के विकास में कार्य करते हैं। भारतीय संघवाद के विषय में विद्वानों के क्या विचार हैं। भारतीय संघवाद को विश्व का एक अनूठा संघवाद कहा जाता है। भारतीय संघवाद में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। डॉक्टर डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण कहा है। देशमुख का विचार है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। एच बी पाटस्कर का विचार है कि हमने संघीय ढांचे को बनाए रखा, उसके अंतर वस्तुओं में परिवर्तन कर दिया।
डी.एन. बनर्जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, परंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच ने कहा कि भारतीय संघवाद एक सच्चा संघवाद है। नॉर्मन डी पामर ने भारतीय गणतंत्र को अपनी सरकार का संघ बताया। के.वी. राव ने इसे केंद्रित संघवाद किया, सेंट्रलाइज फेडरलिज्म का। ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा। यानी भारतीय संघवाद के बारे में चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतकों या पश्चिमी राजनीतिक विद्वानों, सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है कि भारत का संविधान वास्तव में देखा जाए तो दिखने में जो है संघात्मक है, सिद्धांत संघात्मक है, लेकिन व्यवहार में जब संकट काल आता है तो उस समय एकात्मक हो जाता है। संघात्मक होते हुए भी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और केंद्र के मुकाबले राज्यों को कमज़ोर बनाया गया है। तो भारतीय संघवाद को विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। कुछ ने इसे सहकारी संघवाद बताया, कुछ ने इसे केंद्रीकृत संघवाद बताया, कुछ ने एक सच्चा संघवाद बताया, किसी ने इसे संघीय ढांचे के रूप में बताया। प्रश्न उठता है कि भारतीय संघवाद के लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है। भारतीय संघवाद को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। संघवाद की पहली विशेषता लिखित एवं सर्वोच्च संविधान का होना है। भारत का संविधान लिखित है और सर्वोच्च है, और ये पहली विशेषता है संघवाद की कि संविधान लिखित होता है, सर्वोच्च होता है। भारत का संविधान न तो अमेरिकन लिखित संविधान की तरह कठोर है, न इंग्लैंड के अलिखित या विकसित संविधान की तरह लचीला है। भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कुछ भाग कठोर है, कुछ भाग मध्यम है और कुछ भाग जो है बिल्कुल सरल है, जिसमें संसद जो है आसानी से बहुमत कर सकती है, साधारण बहुमत से। कुछ ऐसा भाग है संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत प्रेजेंट और वोटिंग का उससे जो है प्रस्ताव संशोधन कर सकते हैं, और कुछ भाग बहुत ही रिजिड है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का अलग अलग प्रेजेंट और वोटिंग का बहुमत 2/3 प्लस कम से कम आधे राज्य विधानमंडल, यानी आधी राज्य सरकारें उसके बारे में अगर प्रस्ताव पारित करती है तभी वो संशोधन होता है। तो ये भाग बहुत ज़्यादा जटिल है। तो संविधान का लिखित होना बहुत ज़रूरी है। बिना लिखित संविधान के हम शक्तियों का विभाजन नहीं कर सकते। तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है कि भारत का संविधान पूर्णतः लिखित है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 3 परिशिष्ट है, और अब तक 105 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो भी भारतीय संविधान के विकास का एक हिस्सा है। संविधान विशेषज्ञों ने जो लेख लिखे वो भी संविधान का हिस्सा है। तो संविधान लिखित भी है, संविधान भारत का सर्वोच्च भी है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि संसद कोई कानून पारित करती है जो, या राज्य विधानमंडल ऐसा कानून पारित करते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है। असंवैधानिकता के आधार पर वो केंद्र और राज्य सरकारों के कानून को, आदेशों को रद्द कर सकती है। इसलिए भारतीय संघवाद जो है उसका एक बड़ा फीचर ये है कि संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। दूसरी फीचर है कि शक्ति का विभाजन किया गया। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 प्रकार की इसमें सूची दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ सरकार के विषय दिए गए हैं, 97 विषय दिए गए हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल केंद्र सरकार है। जैसे डाक, तार, विदेश, मुद्रा, रक्षा, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं। इन पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को, जैसे पुलिस, जेल, सिंचाई, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वशासन, ये स्थानीय महत्व के विषय, इन पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन पर पहले 47 थे। इन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्यों को है। अगर कहीं पर भी केंद्र और राज्यों का कानून टकरा रहा है, उसमें संघर्ष कर रहा है, तो राज्य सरकारों का उस
कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वे केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करते हैं। इसके बाद रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब ऐसे नियम, ऐसे काम जो टॉपिक सब्जेक्ट रह गए हैं जिन पर उन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करता है। और जबकि तीनों सूचियों से पता चलता है कि संविधान संघात्मक है। भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोहरी शासन प्रणाली। भारत में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है, दोहरी शासन प्रणाली है। संघ और प्रांतों की सरकारें, दोनों ही सरकारें अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करती हैं और दोनों संविधान से शक्ति व अधिकार ग्रहण करती हैं। संघ व राज्य सरकारें अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में संविधान के अनुसार कार्य करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय में कहा है कि भारत के केंद्र में संघीय सरकार और परिधि में राज्यों की सरकार है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी में विधानसभाएं हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का अभी जो है विचाराधीन है। भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, जबकि राज्यों में भाजपा के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय व राज्य दलों की सरकारें हैं। केंद्र व राज्य सरकारों का प्रशासनिक तंत्र अलग अलग है। यह संविधान का संघीय लक्षण है, जबकि राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं से भर्ती करना संविधान के एकात्मक होने का लक्षण है। इसलिए प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच ने कहा कि भारत निसंदेह एक संघात्मक राज्य है, जिसमें प्रभुसत्ता के लक्षणों को केंद्र व राज्यों में बांटा गया है। नेक्स्ट बड़ी फीचर है कि भारतीय संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति। भारतीय संविधान जो संघवाद है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में है कि राज्यपालों का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। व्यवहार में राज्य के समस्त कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल तो नामात्र की कार्यपालिका है। राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को शासनाध्यक्ष कहा जाता है। राज्यपाल सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन होने पर ही वास्तविक शासक बनते हैं। यह भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है, जबकि राज्यपाल का केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधेयक का कानून में परिवर्तित न होना, राज्यपाल की संवैय की शक्तियाँ, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों का राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा भेजना, ये भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है। तो भारतीय जो संघवाद है उसकी विशेषताएं जो है राज्यपालों की हम नियुक्ति के रूप में देखते हैं कि राज्यपाल जो है उनको नियुक्त केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राज्यों में कार्य करते हैं। भारतीय संघवाद की एक फीचर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संघवाद में हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका दिखाई देती है। भारत में अमेरिकन संघवाद की तरह राज्यों के अपने सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अवश्य लिया जाता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानूनों को असंवैधानिक आधार पर रद्द करने का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो भी केंद्र या राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, आदेश पारित किए गए हैं, अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उन्हें असंवैधानिकता के आधार पर रद्द किया जा सकता है। राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इसी तरह के 5 प्रकार के आदेश हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। राज्य उच्च न्यायालय के इस प्रकार के अधिकार एवं शक्तियाँ भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय का होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याता संरक्षक मानना संविधान के एकात्मक लक्षण है। यानी कुछ यूनिटरी फीचर हमें दिखाई देती है कि पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, उसके खिलाफ कोई अपील, दलील, वकील नहीं है।
इसके साथ साथ जो है हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक माना गया। तो ये जो है यूनिटरी फीचर इंडियन फेडरलिज्म में दिखाई देती है। भारतीय संघवाद की एक विशेषता जो है राज्यों के अलग संविधान में। फेडरल जो जितने भी गवर्नमेंट है उनमें राज्यों का जो प्रांतों का अलग संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वहाँ के प्रांतों के अलग संविधान है। भारत में राज्यों के अपना कोई संविधान नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्यों के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करता है। भारतीय राज्य या संघीय इकाइयाँ भारतीय संविधान से ही अपने अधिकार व शक्तियाँ ग्रहण करती हैं। देश में संघ सरकार व राज्य सरकारों के लिए एक ही संविधान का होना एकात्मक लक्षण है, जबकि संविधान द्वारा राज्यों को अलग से अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करना संविधान के संघात्मक लक्षणों को प्रकट करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। संविधान एक होने के बावजूद भी जो है शक्तियों का, अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का विभाजन किया गया है। राज्यों को काफ़ी स्वायत्ता दी गई है। इसलिए हम जो है भारतीय जो संघवाद है उसकी एक यूनिक फीचर हमें दिखाई देती है कि इसमें फेडरलिज्म के बाद साथ साथ यूनिटरी के जो है फीचर हमें दिखाई देती है। इंडियन फेडरलिज्म की एक बड़ी विशेषता बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है द्विसदनीय विधानमंडल का है। जैसे अमेरिका में सीनेट है और वहाँ की कांग्रेस है, इसी तरह से भारत में जो है लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता डायरेक्ट चुन करके उनको भेजती है। वहीं राज्यसभा उच्च सदन है जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये राज्यसभा जो है राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र में भी है और भारत के 8 राज्यों में भी जो है द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। भारत के सभी राज्यों को अमेरिकी सीनेट की तरह समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अमेरिका में वहाँ के 50 राज्य है और प्रत्येक राज्य को 2 सीट दी गई है, चाहे वो प्रतिनिधि सदन में उसकी सीटें कितनी ही ज़्यादा हो, लेकिन छोटे से छोटे स्टेट को भी 2 और बड़े से बड़े स्टेट को भी वहाँ पर 2 ही सीटें दी गई है। जबकि भारत में देखे जाए तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा 31 दी गई है। दूसरी तरफ गोवा, सिक्किम, नागालैंड, इनको 1-1 सीटें दी गई है। तो भारत में जो राज्यसभा है उसकी जो सीटें की गई वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई है। स्टेट को उन्होंने यूनिट नहीं माना, जनसंख्या को आधार माना है। भारतीय संविधान के ये जो है संघात्मक लक्षण है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना और लोकसभा को अधिक शक्ति प्रदान करना, ये संविधान के एकात्मक लक्षण है। यानी केंद्र सरकार का अत्यधिक प्रभाव एक प्रकार से यूनिटरी फीचर को दिखाता है। भारतीय संघवाद की एक विशेषता जो है इकहरी नागरिकता की है। आमतौर पर संघवाद में दोहरी नागरिकता होती है। फेडरल जो यूनिट होती है उनको काफ़ी स्वायत्ता और स्वतंत्रता होती है, लेकिन भारतीय राज्यों को, भारतीय संघ की इकाइयों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। पूरे भारत में एक ही नागरिकता है, भारतीयता की नागरिकता है, और ये संविधान का एकात्मक लक्षण हमें दिखाई देता है। अमेरिकन संघवाद में अमेरिकन नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता है। इसमें एक तो अमेरिकन और दूसरी उस राज्य की जिसमें वो निवास करता है। जैसे ओहियो, कैलिफोर्निया में तो कैलिफोर्नियन होगी तो डबल सिटीजनशिप है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में एक स्विस नागरिकता, दूसरी वहाँ के जो कैंटन है उनकी नागरिकता। लेकिन भारतीय संघवाद में सभी देश के लोगों को एक ही माना गया है। हम आम तौर पर भाषा में जो शब्दों का यूज करते हैं कि ये बंगाली है, मद्रासी है, पंजाबी है, गुजराती है, हरियाणवी है, कन्नड़ है, ये जो है नागरिकता नहीं, ये आम बोलचाल भाषा के शब्द है कि फला व्यक्ति जो है वो नागरिक किस संघीय इकाई से संबंध रखता है। ये राज्य की नागरिकता नहीं है। अंबेडकर ने कहा था कि भारत में एक ही नागरिकता है और वो राज्यकृत नागरिकता है, जो
भारतीयता की नागरिकता है। संघवाद की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो संघ और इसकी इकाइयों में तालमेल का होना। भारतीय संघ और इकाइयों का समय समय पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार विभिन्न मुद्दों पर राज्यों की राय जानने के लिए केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया जाता है। राज्यपालों का, डीजीपीज का, गृह मंत्री, राज्यों के गृह मंत्रियों का और दूसरे मंत्रियों का और जितने राज्यों के अंदर अधिकारी है जिस लेवल की, उनका जो है समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी मीटिंग का आयोजन किया जाता है ताकि उनको उचित दिशा निर्देश दिए जा सकें और देश के कल्याण के लिए जो नई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है उनको अमलीजामा पहनाया जाए। तो केंद्र और राज्यों में एक प्रकार का तालमेल है जिससे देश की जो संघीय ढांचा है वो आसानी से जो है संचालित हो सके। इसके साथ साथ राज्यों की आपसी समस्याओं का समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद एक प्रकार से संघवाद की पुष्टि करती है कि राज्यों के आपसी झगड़े अंतर्राज्यीय परिषदों के द्वारा उनका समाधान किया जाए। भारतीय संघवाद की एक फीचर जो है अगर हम देखें तो संकटकालीन घोषणा है। इसमें हमें यूनिटरी फीचर ज़्यादा दिखाई देती है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार संकट काल की घोषणा करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 352 के तहत अगर भारत पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे अथवा आंतरिक अशांति भंग हो जाए तो राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार न चला जा रहा हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अगर देश के किसी विशेष भूभाग को या संपूर्ण देश की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है, देश में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है या देश में कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए ही खजाना नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक संकट की भी घोषणा की जा सकती है। तो इसे राज्य सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यह भारतीय संघवाद का एकात्मक झुकाव हमें दिखाई देता है। भारतीय संघवाद की एक फीचर जो है इसके कुछ एक एकात्मक लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे वित्त आयोग है केंद्र का, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र व राज्यों के वित्तीय मामलों की जांच के लिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र व राज्यों के निर्वाचन के लिए एक ही निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती एवं नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यों के वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। नीति आयोग 2015 से पहले ये योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम नीति आयोग हो गया। ये भी जो केंद्र सरकार के अधीन है। यूनियन टेरिटरी 8 है, दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सब पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो ये एक कुछ एक एकात्मक लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि भारतीय संघवाद से क्या अभिप्राय है, संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद के विषय में विद्वानों की परिभाषाएं किस प्रकार की है, भारतीय संघवाद के विषय में भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाएं किस प्रकार की है, भारतीय संघवाद के लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, भारत में संघवाद जो है किस तरह से कार्य करता है, संघवाद व्यवहार में क्या है, उसमें कुछ यूनिटरी फीचर है या सारे ही जो है फेडरल फीचर हमें दिखाई देते हैं। तो आज का ये टॉपिक बड़ा ही रोचक था कि भारतीय संघवाद की अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।